जोहार साथी। आज हम फिर एक गंभीर मसले पर बातचीत करेंगे। कुछ बातें आपसे शेयर करनी है, समझने के लिए और आपको समझाने के लिए भी। पिछली बार हम लोगों ने नीति आयोग द्वारा जारी जो आंकड़े थे, उसके आलोक में झारखंड राज्य की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा की थी और कुल मिलाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हेमंत सोरेन के सत्ता में आने के बाद से, यानी पिछले एक पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल और उसके बाद के जो अभी चल रहा है थोड़ा बहुत, तो कुल मिला के उसमें थोड़ी बहुत प्रगति और सुधार हुआ है, लेकिन बहुत संतोषप्रद स्थिति नहीं है। सबसे ज़्यादा है कि सरकार के पास इच्छा तो ज़रूर है कि वो करे, झारखंडी जनता का भला हो, आदिवासियों मूलवासियों की स्थिति में सुधार हो, लेकिन प्राथमिकता सरकार अपनी तय नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले इसके लिए यदि आप प्राथमिकता तय करना चाहते हैं और कुछ काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि समस्या मूलतः क्या है, और ये समझ नहीं है, ये समझ नहीं बन पा रही हम सबों की, केवल सरकार की नहीं। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आंदोलनकारी हैं, साथी हैं, सब चाहते हैं कि झारखंड का भला हो, यहाँ की स्थिति में सुधार हो, खास करके आदिवासी जनता, यहाँ के मूलवासियों की स्थिति में, क्योंकि वो स्थिति अच्छी नहीं है। जैसा कि पिछले बार हम लोगों ने कहा था कि यहाँ भी एक बड़ी आबादी सरकारी राशन पर निर्भर है, मुफ्त सरकारी राशन पर कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। उसके लिए राज्य सरकार खुद अपना चला रही है और अभी निर्णय ली है उसमें कि 20 लाख नहीं 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन देगी। इसके अलावा अंत्योदय योजना बहुत दिन से चल रहा है, जिसमें सब्सिडाइज रेट पर चल रहा है, दिया जाता है अनाज 1, 2, 3 रुपये प्रति किलो की दर से। उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र में 75% आबादी और शहरी क्षेत्र में 50% आबादी उसके दायरे में है। और इसके अलावा एक तो प्रधानमंत्री मुफ्त रोजगार योजना तो है ही, जो कोरोना काल में शुरू किया गया था, वो भी है। तो यानी एक बड़ी आबादी आप कह सकते हैं कि वो सरकारी राशन की मोहताज है जीवन यापन के लिए। और सरकारी नौकरियों की भी चर्चा हम कर ही चुके हैं। सरकारी नौकरियों में झारखंड, यहाँ के आदिवासियों का प्रतिशत महज 3.49% है। उससे बेहतर दलितों की स्थिति है। उनके वो जो है अस्थाई नौकरी में 8.2% है और आदिवासी जो है 3.49, जबकि झारखंड का गठन आदिवासी जनता की अस्मिता, पहचान और उनके उत्थान के लिए ही हुआ था। तो मान लीजिए झारखंड बनने के बाद जो स्थिति थी, वो तो बिहार का शासन था, और उसके बारे में तो हम लोग बहुत आसानी से कहते हैं कि बिहार के लोग और वहाँ के लोग नहीं चाहते थे विकास हो, लूट का क्षेत्र बना दिया था झारखंड को। लेकिन इसके बाद सन 2000 के बाद तो अलग राज्य बन गया। लेकिन इसमें भी आप कह सकते हैं कि ठीक है, भाजपा का शासन ज़्यादा दिनों तक रहा, लेकिन पिछले 5 वर्षों तक का पूरा कार्यकाल तो हेमंत सोरेन ने
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने चलाया अभी भी, और अभी भी सामने है उनके सामने पूरा कार्यकाल काम करने के लिए, लेकिन काम की दिशा प्राथमिकता जैसा कि पहले कहे वो तय नहीं है। और वो क्योंकि समझ में यही नहीं आता है कि असली समस्या क्या है, मूल समस्या क्या है। हम आपको इसलिए फिर ले जाएंगे थोड़ा पुराने दिनों की ओर। आज़ादी के बाद नेहरू योगीन काल में पब्लिक सेक्टर का दौर शुरू हुआ, और उसका सबसे बड़ा प्रयोग झारखंड में ही हुआ। यानी पब्लिक सेक्टर में बनने वाला जो सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा ना सही लेकिन देश का एक बड़ा बांध, अब बिजली परियोजना, वो था डीवीसी था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। सबसे बड़ा यहाँ का जो स्टील प्लांट था स्वदेशी, जिसको कहा जाता है बोकारो स्टील प्लांट, हेवी इंजीनियरिंग वाला कारखाना तो रांची में लगा। सिंदरी कारखाना, खाद कारखाना पहला देश का पब्लिक सेक्टर में लगा था, वो लगा। टाटा में टिस्को और टेल्को वगैरह तो पहले से ही था, या उसके साथ साथ वो निजी क्षेत्र में था लेकिन था। कुल मिला के जो उद्योगों का जाल जिस तरह से यहाँ बना, और जिसके बारे में अब हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुँच चुके हैं कि उसके कारण आदिवासी जनता को कोई खास लाभ नहीं हुआ, सिर्फ विस्थापन का दंश। चलिए उसको ही हम लोग मान लें, लेकिन इसको तो हम लोग देख रहे हैं ना प्रत्यक्ष, तो उस औद्योगिकरण से बड़ी एक बहुत बड़ी आबादी को नौकरी मिली, रोजगार मिला, यहाँ रोजगार सृजन हुआ। आप कह सकते हैं कि कोयला क्षेत्र में, कोल खदानों में 6.5 लाख मजदूर काम करते थे। बोकारो स्टील प्लांट में 50,000 से ज़्यादा। बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण कार्य में लगा था जो कारखाना HSCL, वहाँ 20-22 हज़ार लोग काम करते थे। रांची में 20,000 लोग काम करते थे HEC में, सिंदरी में थे, सब जगह लाखों की संख्या में रोजगार सृजन हुआ। लेकिन ठीक है, हम लोग उसकी आलोचना तो करेंगे ही कि उससे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसको भी स्वीकार करना होगा उस समय क्या कहा गया। उस समय मूल समस्या ये बताई गई कि जो यहाँ के आदिवासी हैं या मूलवासी हैं, जो लोग हैं, उनमें शिक्षा की कमी है, तकनीकी ज्ञान का कमी था, इसलिए उनको वहाँ रोजगार नहीं मिल पाया। और एक फैक्ट भी था। उसके साथ साथ ये भी हुआ कि तो थोड़ा बहुत काम जो मिला वो बहुत मामूली कठोरतम काम जिसको कहते हैं वो मिला, यानी खलासी का काम, पत्थर कट्टा मजदूर का काम, इस तरह का काम। तो उस समय ये कहा गया और सारे लोग कि ठीक है, आने वाले दिनों में शिक्षा का प्रसार होगा, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और उनको तकनीकी ज्ञान होगा, और तुरंत नहीं लेकिन अगले फेज में चाहे धीरे धीरे वो भी बहाल होंगे परमानेंट नौकरियों में। लेकिन ये संभव नहीं हुआ, और अब तो सारा स्टील प्लांट ढलान पर है। सारे स्टील प्लांट में रोजगार खत्म हो रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र ही खत्म हो रहा है पूरे देश में, और निजी क्षेत्र में कोई बड़ा चमत्कारी कोई कल कारखाना तो लगा नहीं है, और है भी तो वहाँ रोजगार की गुंजाइश कम है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि आज लगभग हो गया, मान लीजिए पब्लिक सेक्टर का ज़माना 60 से शुरू हुआ होगा, तो उस समय से लेकर अभी तक की जो स्थिति है 50-60 वर्ष, लेकिन इसके बावजूद
आज भी आदिवासी लोग या आदिवासी जो लोगों को रोज़गार कम मिलता है, नहीं मिल पाता है, उसकी मूल वजह और सब कुछ तो है ही भाई, करप्शन है और उसमें धांधली होती है, भाई भतीजावाद होता है, सब कुछ होता है। लेकिन इसको भी स्वीकार करना होगा कि हमारे यहाँ जो बेसिक ज़रूरत थी, यानी शिक्षा का प्रचार प्रसार, वो ठीक से नहीं हुआ। उसके लिए आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए जो जिस तरह का स्कूल, कॉलेज वगैरह होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, नहीं बना पाया। शिक्षा के क्षेत्र में भी झारखंड का कम नाम नहीं है, बिहार से बेहतर यहाँ माना जाता है। यहाँ मिशनरियों ने बहुत शानदार स्कूल बनाए, यहाँ ढेरों स्कूल है, कॉलेज है और यहाँ से बड़ी संख्या में लोग IIT वगैरह में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में कम्पीट करते हैं छात्रों में। रांची, बोकारो, जमशेदपुर ऐसे शहर जो हैं शिक्षा का हब बने हैं। लेकिन गौर से उसको जब देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि जो स्कूल जो चले, जो नाम शोहरत और गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रहे हैं थोड़ा बहुत, तो वो प्राइवेट स्कूल हैं और उनकी पढ़ाई बेहद महंगी है और उसमें आम सामान्य जो आदिवासी बच्चे हैं नहीं पढ़ पाते हैं, वहाँ नहीं पढ़, उनके लिए अवसर नहीं है। पूरे देश ही में पर कैपिटा इनकम कितना कम है, झारखंड में भी उसी अनुपात में सब देखिएगा, तो उसमें कहाँ से कोई गरीब आदमी कल्पना भी करेगा या सोचेगा भी कि हम सरकारी माने प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को पढ़ा सकें, नहीं हुआ है। और सरकारी स्कूल उसके पैरेलल में हम लोगों ने जो खड़ा किया, बनाया, वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने में नाकाफ़ी साबित हुए। उस दिशा में कभी ध्यान ही नहीं दिया गया ठीक से। शुरुआती दौर में हो सकता है कुछ स्कूल बेहतर रहे होंगे, बहुत सारे हमारे पीढ़ी के चाहे और पिछली पीढ़ी के बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ के कुछ करने लायक स्थिति तक पहुँचे। लेकिन कुल मिला के जो अब जो जानकारी है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जो दिख रहा है सरकारी स्कूलों का स्थिति, वो बेहद खराब है, बेहद खराब है। अब देख रहे हैं, अब जो हाल में विधानसभा में बहस मुहावसों के बीच जो बातें फैक्ट, हालांकि वो सब चर्चा में हमेशा रहा है, जानकारी में, लेकिन उस दौरान जो हाल में 2-4-10 दिन पहले जो आया कि कम से कम 8,000 स्कूलों में, सरकारी स्कूल जो चल रहे हैं, वहाँ महज एक शिक्षक है। बताइए क्या पढ़ाई होती होगी। 103 स्कूल में एक भी विद्यार्थी नहीं है। ऐसा क्यों चल रहा है? इसका मतलब कि बच्चे हैं, बच्चे, लेकिन वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। बहुत तरह का माने जब तब माने कहा जा रहा है कि कम से कम 53,000 शिक्षकों की जरूरत है। कब उतने शिक्षक बहाल होंगे स्कूलों में, स्कूलों को दुरुस्त किया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में यदि आप ये घोषणा करें कि हम 5 यूनिवर्सिटी और बनाने वाले हैं और ये मेडिकल कॉलेज खोलने वाले हैं, तो किसके लिए खोलने वाले हैं? जब बच्चों को बुनियादी शिक्षा ही नहीं मिलेगी, स्कूली शिक्षा ही दुरुस्त ढंग से नहीं मिलेगा, स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, वो कॉलेजों में स्नातकोत्तर डिग्री तक वो ठीक से नहीं ले पाएंगे, कहाँ से लाभ उठा पाएंगे आपके वो जो नया जो आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम ये यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज खोलने वाले हैं और ये है वो है।
वो सभी खोलने वाले हैं। जो चल रहा है उसमें भी कहाँ से एडमिशन होगा? बच्चे, आदिवासी बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, स्कूली शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह जैसे-तैसे शुरुआती दौर में कुछ बच्चों का नामांकन हो गया, अपना कुछ दिख जाएगा आँकड़ों में, लेकिन जैसे-जैसे क्लास ऊपर जाता है बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, नहीं पढ़ता है, भागता है वहाँ से स्कूल से। तो उस ये सबसे ज़्यादा, अब आप इसी में आप तरह-तरह का कहिएगा घोषणा सरकार करती है जे कि अब लैपटॉप दिया जा रहा है टीचरों को। लगभग 28,000 माने 28-29,000 लोगों को लैपटॉप दे दिया गया टीचरों को, हाल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया या डिस्ट्रीब्यूट एक साथ किया गया या अधिक्रम से किया जाएगा लगभग। तो लैपटॉप क्या करेंगे? अब ग्रामीण इलाकों में बिजली का स्थिति ठीक नहीं है, टावर ठीक नहीं है, तो ये भी सुनने में आया कि टावर भी लगाया जाएगा। माने आप सब कुछ कीजिएगा अभी। अरे बेसिक एक बुनियादी शिक्षा स्कूलों में जो मध्य विद्यालय हैं, चाहे और नीचे का स्कूल है, 5वीं कक्षा तक जहाँ पढ़ाई होती है, 7वीं 8वीं कक्षा हाई स्कूल तक जहाँ पढ़ाई होती है, इस तरह के स्कूलों में योग्य शिक्षक हों, अनुशासित ढंग से वहाँ पढ़ाई हो, तब ना लोग पढ़ेगा और जाएगा उन स्कूलों में। ऐसा नहीं कि आदिवासी समाज अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है, ये सब भ्रम है। आप जो इस तरह का अभियान चलाते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटियां तो पढ़ के निकल रही हैं, एमए की डिग्री ले रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं बड़ी संख्या में, तो लेकिन उनके लिए कहाँ रोजगार है? क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं है। जो कंपटीशन, प्रतियोगिता हर तरह की नौकरियों के लिए होता है, उसमें जो गला काटो प्रतिस्पर्धा है, वो नहीं होता है, उसके लिए वो तैयार नहीं है। आदिवासी समाज माने उसका गहरा सांस्कृतिक संकट भी है, उसका कुछ उनके जो जीवन मूल्य भी है, वो भी आड़े आता है उस तरह की प्रतियोगिताओं का। यानी पूंजीवादी व्यवस्था में तो आगे बढ़ने का तरीका ये है कि एकदम आप दूसरे के सर पर पाँव रख के ही आगे बढ़ सकते हैं। और आदिवासी समाज सामूहिकता में विश्वास करता है, मिल-जुल कर जीने में विश्वास करता है। उस तरह का प्रतियोगिता, गला काटू प्रतियोगिता में उसका टेम्परामेंट वैसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकता है, काम सब कर सकता है अच्छा से और बच्चों, लेकिन ये जो है नौकरी बहाली करने का जो तरीका है, चाहे पद्धति है, एक तो आपने इसको चौपट कर रखा है, सरकारी स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं है। किसी तरह पढ़ लिख के निकला तो उसको भिड़ा दीजिएगा कि जो जो निजी क्षेत्र में के बेहतरीन स्कूल हैं, जहाँ जहाँ गार्जियन भी समझदार हैं, स्कूल में पढ़ाई भी बेहतर होती है और सारा कुछ यही सिखाया ही जाता है कि तुमको आगे बढ़ना है और ये सामने लक्ष्य तुमको पूरा करना है। तो उस प्रतियोगिता में नहीं टिक पाते हैं। बहालियाँ तो रोज़ हो रही हैं, बहुत सारी ठीक है। सरकारी ही नहीं, जैसे बैंकों में है, सर्विस है, नर्सिंग है, टीचर्स टीचर्स की बहाली भी होगी। टीचर्स में सर्वेक्षण कर लीजिए आप कि अभी जितने शिक्षक हैं उसमें कितने आदिवासी हैं। जो अब बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, क्या आदिवासी शिक्षक नहीं कर सकते हैं? बखूबी कर सकते हैं, लेकिन हैं कहाँ वहाँ? बहाली की जो प्रक्रिया है वो जटिल होती है, उसमें प्रतियोगिता है। मान लीजिए एक मामूली शर्त है कि टीचर्स ट्रेनिंग होना चाहिए। अभी जैसा कि हम बता रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों की ज़रूरत है। हेमंत सोरेन ने घोषणा भी की है 25,000 शिक्षकों की बहाली होगी। तो बहाली के क्राइटेरिया में तो ये होगा ना कि बीएड कम से कम हो, या और उससे भी आजकल कुछ हो गया है ऊँचे की डिग्री माने टीचर्स की बहाली के लिए भी। तो और वो टीचर्स ट्रेनिंग लेने का कुव्वत आदिवासी बच्चों में नहीं है, कहाँ से लेगा?
2 वर्ष का कोर्स होता है। किसी तरह तो मैं दिन रात मेहनत करके अपना मैंने रोज़मर्रा के खर्च में कटौती करके माँ-बाप भी पढ़ाया या बच्चा खुद खट के कहीं छोटा-मोटा काम करके, कहीं चाकरी करके अपना पॉकेट खर्चा फीस जुटाता है, पढ़ता है और पढ़ती हैं लड़कियाँ, लड़के। और वो पढ़ लिख के फिर आगे फिर और पढ़ सकें, टेक्निकल ज्ञान उस तरह का कोई भी ले पाएँ, कितना उनके लिए कठिन है। तो सरकार को सबसे पहला प्राथमिक काम उसका होना चाहिए कि स्कूलों को युद्ध स्तर पर दुरुस्त करे। और ये बहुत कठिन काम नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में करके दिखा चुके हैं। तो जो काम केजरीवाल कर सके, वो क्या झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन, वो तो टीचर भी रही हैं, वो नहीं समझ रही हैं, जान नहीं रही हैं कि असली समस्या क्या है, तो वो कैसे दूर होगा। लेकिन हाँ, वो हमारी प्राथमिकता में ही नहीं है कि हम इसको करना है हमको। अब आप कहिएगा कि हम कुछ स्कूल एक्सीलेंस वाला खोल देंगे, उससे क्या होगा? उन स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ पाएँगे? उसमें भी क्या आरक्षित करने वाले हैं कि केवल आदिवासी बच्चे पढ़ेंगे? झारखंड में जो भी है वो जाएगा वहाँ आपके एक्सीलेंस वाले स्कूल में, तो नामांकन ही नहीं होगा वहाँ। उस तरह का ना उन लोगों को उतना उन बच्चों के अभिभावकों को उतना ये ज्ञान है और ना इतना तत्परता है और ना वो ये सब। इसको तो आगे बढ़ के खुद आपको सिंपली जो स्कूल है, जो हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली है, उसका जो प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा का जो पुराना तरीका है, सिर्फ स्कूल अच्छे हैं जहाँ भी, उसको अच्छे ढंग से चलाने का इंतज़ाम होना चाहिए। वहाँ शिक्षकों की कमी है तो शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। वहाँ के शिक्षकों में उस पर लगातार नज़र रखना होगा कि पढ़ाई-लिखाई ठीक हो सकता है कि नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों में बहुत अविश्वास भी हो चुका है। थोड़ा बहुत भी यदि कोई बच्चा कोई किसी का स्थिति थोड़ा-सा भी सुधार होता है तो सरकारी स्कूल के बजाय कुकुरमुत्ता की तरह जितना प्राइवेट स्कूल सब खुला हुआ है पूरे राज्य में, लाखों बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं, जो को किसी नियमावली के तहत नहीं चलते हैं। लेकिन हाँ, उनके प्रति एक आस्था, विश्वास है कि वहाँ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है, सरकारी स्कूलों में नहीं होता है। तो उस विश्वास को सरकारी स्कूलों में उस वातावरण को, उस विश्वास को, उस भरोसे के प्रति उस भरोसे को पैदा करना होगा। ये प्राथमिक काम होगा। यदि गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुलभ नहीं होगी आदिवासी समाज के बच्चों को, यहाँ के मूलवासी बच्चों को, तो आगे का रास्ता नहीं खुलने वाला है। ये बहुत ज़रूरी है। तो आज साथी बात यहीं हम ख़त्म करेंगे इसको। मेरे समझ से कि जो आज से 60 वर्ष 70 वर्ष पहले सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में जो नौकरी लगी, अब बड़े पैमाने पर नौकरी लगी, और उस समय जो ये वजह यही रहा कि जो आदिवासी समाज के लोग चाहे उसमें उनकी बहाली नहीं हो सकी, क्योंकि उस समय तो ये मौका भी था कि जिनकी ज़मीन गई उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन नहीं, उनको देखा गया कि हाँ, तकनीकी ज्ञान नहीं है, शैक्षणिक योग्यता नहीं है, जबकि वहाँ कोई केवल इंजीनियर का ही ज़रूरत है ऐसा नहीं था। एकदम मामूली शिक्षा, माने सामान्य ग्रेजुएट भी रहते लोग, पढ़े लिखे रहते लोग, तो नौकरी हो जाता, उसमें हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ कि और बहुत कम लोगों को मिला, और वो भी बहुत कठोरतम काम। और
आज 60 वर्ष बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में वही हालात है, आदिवासी समाज की स्थिति वही है। लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से जो लोग पढ़ते हैं वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अभाव में वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, नौकरी में जा नहीं पाते हैं। हम तो सीधा सीधे सरकार के सामने ये दरख्वास्त करें कि इतने मुश्किल हालात में जो बच्चे, जो लड़के लड़कियां स्नातक ग्रेजुएट हो जाते हैं, स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, उनको सीधे वहीं से यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के आधार पर ही सीधा नौकरी उनके लायक नौकरी में उनको बहाल कर लेना चाहिए। और उसके लिए फिर जो थोड़ी बहुत जो प्रशिक्षण की ज़रूरत है उसको दीजिए, लेकिन सीधा आधार वही बना के कि जो मुश्किल से उतना भी पढ़ पाए वो कम ही हो, कोई बहुत बड़ी संख्या में तो होंगे ही नहीं। तो यदि उतने लोगों को भी यदि नौकरी मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, तो पढ़ाई लिखाई के प्रति आस्था भी बढ़ेगा। उससे लोगों को लगेगा पढ़ने लिखने से रोजगार मिलता है। अभी तो ये है कि पढ़ लिख भी लिए, सब कुछ कर भी लिए, लेकिन रोजगार नहीं है। तो साथी, रास्ता आगे का खुले, इसके लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा नितांत जरूरी है। वो भी बेसिक बुनियादी शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की बात ही नहीं कर रहे। प्राथमिक शिक्षा माने माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल जो और कॉलेज जो है, यहाँ तक जो सामान्य, इसके अलावा जो तकनीकी विद्यालय जैसे मान लीजिए बीएड है या नर्सिंग की ट्रेनिंग, इन सब के लिए साधन मौका रहना चाहिए कि बच्चे पढ़ सकें कम से कम खर्च में। ये सब व्यवस्था करनी होगी। नहीं तो आप बनाते रहिए यूनिवर्सिटी, और ये जैसे लॉ कॉलेज नगरीय आंदोलन के प्रचंड विरोध के बावजूद बन गया ना, जाके पता लगा लीजिए कितना उसमें आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह का शिक्षा का बड़ा बड़ा केंद्र आप बना भी दीजिएगा, उससे आदिवासी जनता को कोई फायदा नहीं होगा। बुनियादी शिक्षा को मजबूत कीजिए, उसको बनाइए, उसको ठीक कीजिए, उसको प्राथमिक काम मान के इसको युद्ध स्तर पर कीजिए। अगले 5 वर्षों तक एक काम कम से कम ये हो, तभी होगा। धन्यवाद साथी। जोहार। अन्य जो गरीबी, चाहे जो झारखंड की समस्या है, इस पर कुछ और बात अगले किस्त में हम लोग करेंगे। आज वाली बातचीत से आप कितने सहमत हैं या आपको कितना जचा, जरूर बताइए। धन्यवाद।